डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान द्वितीय पाली दिसंबर 2020 और जून 2021 का ये कंबाइंड पेपर है जिसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। और आपकी एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है। संभवतः ये जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में संपन्न हो सके। तो ये खासकर नेट या एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर या इसको क्लियर करने के लिए या अच्छे मेरिट के साथ जेआरएफ क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करें। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। और एक बार सॉल्व ना करें, एक बार सॉल्व करने के बाद उसको फिर से 2 या 3 बार अवश्य सॉल्व करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है और बेहतर और पक्का हो सके, क्वेश्चंस आपको याद हो सके और कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाए। और सबसे बड़ी विशेषता या इस बात की महत्ता है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। ये तमाम फ़ायदा मिलता है आपको। खासकर एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस नेट एनटीए नेट या यूजीसी नेट का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं विषय किसी विषय से समय, तो आपको बेहद ज़रूरी है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करें। उसी क्रम में आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट द्वारा आयोजित राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो कि दिसंबर 2020 और जून 2021 का द्वितीय पाली को आयोजित हुआ था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, यह किसका कथन है? बेहद जाना माना क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह कथन आपका वी लेनिन का है। ऑप्शन ए सही है। इसमें हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें चूँकि 100 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए इसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। गौया की अवधारणा किसने दी? गौया की अवधारणा जेम्स लेवलॉक ने दिया। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विल किमलिका किन अधिकारों की अग्रदूत हैं? तो विल किमलिका आपकी सांस्कृतिक अधिकारों के दूत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? तो सकारात्मक उदारवादी आपके हेराल्ड जोसेफ लास्की हैं, एच.जे. लास्की हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्याय यानी फिड्यूशियरी ट्रस्ट की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो फिड्यूशियरी ट्रस्ट की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले जॉन लॉक हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण समझौतावादी विचारक और सिविल सोसाइटी की अवधारणा के जनक माने जाते हैं, उदारवाद के भी जनक माने जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की है? तो कार्ल पॉपर ने प्लेटो और हेगल की आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इमाइल के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है कि इमाइल के लेखक जीन जैक रूसो हैं और ये पुस्तक भी प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत पर आधारित शिक्षा से संबंधित पुस्तक है ये इमाइल। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह किसका कथन है? तो सत्ता बंदूक की नली से निकलती है फेमस कोट आपका माओ से तुंग का है या माओ जेडोंग का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो आप सभी को पता है वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन के संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाई नहीं जा सकती? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार करके छोड़कर बाकी जितने भी इनकी समस्याएं सुलझाई नहीं जा सकती। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? तो एलन रंगराजन साहब ने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम औपनिवेशीकरण करना होगा, यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? ये कथन आपका स्वामी विवेकानंद जी का है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों खासकर एलिट्स की भर्ती व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से भी की जाती है? तो टी.बी. बॉटमोर का ये सुझाव था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया है?
तो 9 मध्य वर्ग ने नवीन सामाजिक आंदोलनों का समर्थन या उसको सपोर्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से अवयव राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है? तो राजनीतिक संस्कृति के अवयव आपके मूल्य, विश्वास और भावनात्मक आवृत्ति आवश्यक है, परंतु भ्रष्टाचार आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक निरीक्षण का प्रावधान नहीं है? यानी जुडिशियल रिव्यू का किस देश में प्रावधान नहीं किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में आपका न्यायिक निरीक्षण का प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? तो उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण के रूप में आपका यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है, ये गलत है, ऑप्शन बी, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आपका स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक आपके मार्टिन कैप्लान है, केनेथ बोल्डिंग है और कार्ल डब्ल्यू डॉयस है। बाकी सी डब्ल्यू मैनिंग आपके व्यवस्था उपागम से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हैंस जे मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, ये गलत है। कहता है कि शासित नहीं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मूल्यों का कोई रोल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें गलत है, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत का काला पानी भूभागीय विवाद किस देश के साथ है? तो आपका काला पानी भूभागीय विवाद नेपाल से संबंधित है। कई लोग इसको बांग्लादेश से समझ लेते हैं, लेकिन याद रहे काला पानी का विवाद नेपाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया है? तो IK गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल का ये सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आप सभी को पता है भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के नाभिकीय सिद्धांत की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो भारत के नाभिकीय सिद्धांत की विशेषता के रूप में न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिवारण, ये सही है। पहले इसका उपयोग नहीं करना है और केवल परंपरागत हथियारों वाले राज्यों के खिलाफ इसका उपयोग नहीं करना है। बाकी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनमें लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व है? तो डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी आपसे ये प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है, किन राज्यों में आपको कुछ राज्य और उनसे संबंधित लोकसभा की सीटें कितनी हैं, या किन राज्यों में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, और किन राज्यों में सर्वाधिक होते हुए न्यूनतम या क्रोनोलॉजी, ये भी सब ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो निम्नलिखित समान प्रतिनिधित्व है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा में समान प्रतिनिधित्व है, जिनकी संख्या 2-2 है। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है? तो आपका जो समानता का अधिकार है वो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। याद रखें, जो केवल भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होने वाले 15, 16, 19, 29 और 30, यानी कुल 5 अधिकार जो हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, इनके अलावा किसी को प्राप्त नहीं है। 15 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है? तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का कारक एक जनहित याचिका नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल समूह की सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति
इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। ये अनुच्छेद 74 में, और ये जो प्रश्न पूछा गया है खासतौर अनुच्छेद 74(1) में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वे शहरी अभिकरणों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 13वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। ये क्वेश्चन, इसका आंसर गलत है और इसको आयोग की वेबसाइट से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वतंत्रोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ? यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ? तो बोडो आंदोलन हुआ। यह आपका 1987 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में पहला श्रम आंदोलन कब हुआ? तो 1875 में पहला श्रम आंदोलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग को जाना जाता है? तो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग का जो अभिप्रेरण सिद्धांत है, तो अभिप्रेरण सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग जाने जाते हैं। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कि 1938 में प्रकाशित हुई, तो प्राधिकरण की स्वीकृति सिद्धांत के अंतर्गत उदासीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका आशा है कि संगठन द्वारा व्यक्ति को दिया गया आदेश निर्विवाद रूप से स्वीकार हो। इस स्थिति के लिए 4 परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं। पहला, अधीनस्थ आदेश को पूर्ण रूप से समझता हो, आदेश संगठन के हित में हो, आदेश अधीनस्थ के हित में हो, और आदेश के पालन में अधीनस्थ मानसिक शारीरिक दृष्टि से सक्षम हो। तो इस प्रकार आपका जो निर्विवाद रूप से स्वीकार हो, ये इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है, बल्कि वह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मतांतर, हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारी के बीच, बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निदेशकों के बीच भी, या जहाँ कहीं अंतर दिखाई पड़ते हैं। यह कथन किसका है? तो ये MP फॉलेट का कथन है, मैरी पार्कर फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पैट्रिक डनलेवी ने 9 लोक प्रबंधन यानी NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, NPM को बोलते हैं, 9 लोक प्रबंधन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, कौन से 3 प्रमुख घटक गिनाए हैं? तो विसमुच्चन, प्रतियोगिता, प्रोत्साहीकरण, NPM के 3 प्रमुख घटक गिनाए किसने? पैट्रिक डनलेवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मार्च 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई, 24 मार्च 1954 को, और एप्पल वे की सिफारिश पर हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित समितियों को किसे सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया? तो SC समिति यानी सतीश चंद्र समिति के ने सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन लोक शिकायतों का निवारण तंत्र है? तो सूचना का अधिकार आपका लोक शिकायतों का निवारण तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति का अध्यक्ष कौन था? तो स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति के अध्यक्ष आपके जोसेफ बोहरे थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर आधुनिक चिंतक हैं, यानी पोस्ट मॉडर्न थिंकर कौन से हैं? तो आप देख लीजिए, एक तो माइकल फुको हैं और जेम फैक लोटार्ड हैं। ये आपके दोनों ही उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सतही पारिस्थितिकी वैज्ञानिक किसमें विश्वास रखते हैं? तो सतही पारिस्थितिकी वैज्ञानिक आपके लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि में विश्वास रखते हैं और सतत विकास में विश्वास रखते हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा केवल A और C, ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा है? तो मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहने वाले तो कार्ल पॉपर हैं और हन्ना अरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई हैं?
तो कन्फ्यूशियस द्वारा पुस्तकें जो नहीं लिखी गई हैं वो हैं एक बुक ऑफ एनिमल्स और बुक ऑफ समर्स एंड विंटर्स, ये उसके द्वारा कन्फ्यूशियस के द्वारा नहीं लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किसमें विश्वास रखते थे? तो जॉन रॉल्स आपके एक तो अंतर सिद्धांत में विश्वास रखते थे और समतावाद में विश्वास रखते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, गांधी की स्वदेशी की अवधारणा पर निम्नलिखित का क्या प्रभाव पड़ा था? स्वदेशी का उन पर क्या प्रभाव पड़ा? उनका गहन नैतिक आध्यात्मिक विश्वास था, लोगों की आर्थिक स्थिति की, विशेषकर आम लोगों की स्थिति की उनकी समझ, ये भी सही है। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का प्रभाव, ये भी सही है। सत्य और जैन धर्म की समझ पर बल होगी, केवल सत्य और अहिंसा पर बल देते थे, जैन धर्म को जो नहीं है, इसलिए ए, बी और सी सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित था? तो नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार आपका उग्र राष्ट्रवाद पर आधारित नहीं था, ये गलत है इसमें। सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास, भी सही है। स्व निर्धारण का अधिकार, ये भी सही है। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्ववाद, यानी बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 48, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण कैसा है, क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए, स्वभावतः अनुभविक होता है, ये सही है। तथ्यों पर केंद्रित होता है, ये भी सही है। इसमें राजनीतिक यथार्थवाद की वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये भी सही है। इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है, नहीं, गलत है। तो इस हिसाब से आपका आंसर ए, बी, सी यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, रॉबर्ट पैकिनहम ने अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है। वे भूमिकाएं कौन सी हैं? तो ये भूमिकाएं आपके वैध प्रकार्य, सुरक्षा बल प्रकार्य और न्यायिक कार्यकलाप हैं, प्रशासनिक विहंगावलोकन नहीं है। तो ऑप्शन सी, ए, बी, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, तीसरी दुनिया की पहचान निम्न आय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से और किनके होने से होती है? तो तीसरी दुनिया की पहचान आप किन आधारों पर कर सकते हैं? एक तो सामाजिक असमानता, आर्थिक समृद्धि के आधार पर और लिंग असमानता के आधार पर। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनयन यानी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सिद्धांत या 14 सूत्र सिद्धांत में से इनमें से कौन से पहलू हैं? तो इसमें से आपका ऑप्शन सी, शांति की खुली प्रसंविधाएं जिन तक खुलकर पहुंचा जाए और सभी उपनिवेशी दावों का मुक्त, खुले दिमाग से और निष्पक्ष समायोजन। तो इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मिखाइल गोर्बाचोव की ग्लासनोस्ट नीति का अनिवार्य तत्व क्या है? तो ये पहले याद रखिए कि जो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की जो नीति दी गई, किसके लिए दी गई? मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा दी गई, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। तो इसमें आंसर होगा एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की भूमिका की समाप्ति और मिखाइल गोर्बाचोव की ग्लासनोस्ट नीति का अनिवार्य तत्व क्या है? तो एक तो आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन और मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना, ऑप्शन ए और सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य हैं? इसके प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं। और उत्तर शीत युद्ध काल में इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव परिवर्तन हुए हैं। ये भी सही है, ऑप्शन सी सही होगा, केवल ए और सी। क्वेश्चन नंबर 55, पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं? तो पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ एक तो भारत नेपाल
तो व्यापार समझौता, और फिर है अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान से संबंधित विवाद जो है आपके, एक तो सियाचिन का विवाद है और सर क्रीक का विवाद है। काला पानी आपका नेपाल से विवाद है। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से कौन से देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं? तो भारत और श्रीलंका बिम्स्टेक के सदस्य हैं और थाईलैंड और म्यांमार बिम्स्टेक के सदस्य हैं। बिम्स्टेक के सदस्यों में भारत, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? तो आप सभी को पता है कि कैबिनेट मिशन, जो भारत में कैबिनेट मिशन आया, उसका उद्देश्य आपका राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना था, सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करना था और अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय असेंबलियों द्वारा एक संविधान सभा का गठन करना था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा, सही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण भी तय हुआ। अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण नहीं है इसमें। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण ही सही है। ए, बी और डी, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण के आर्थिक प्रभाव हैं? तो इसमें ए, बी, सी और डी भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के प्रभाव हैं। इन चारों ही प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर यानी F.W. टेलर की मौलिक रचनाएं हैं? तो मौलिक रचनाओं में उनका एक तो पीस रेट सिस्टम है और आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स और शॉप मैनेजमेंट उनकी रचना है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, एल्टन मेयो द्वारा लिए गए हथौन प्रयोग का सार निम्नलिखित में से किनमें है? तो एक तो ग्रेट एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट, और फिर है ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स, और फिर बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। ये ए, सी और डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निकेल हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लोक प्रबंध यानी NPM के मौलिक में ए है? ए से क्या मतलब है? ए से एजिलिटी, और फिर है अलर्टनेस और अकाउंटेबिलिटी, सतर्कता यानी जवाबदेही, और सह संबंधता और अनुकूलता यानी अलाइनमेंट और एडेप्टेबिलिटी। ए, बी, सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं तथा निकायों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद भी सही है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नीति निर्धारण में कोई भूमिका नहीं है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ही सही है। इस हिसाब से ऑप्शन ए, बी और डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, मनरेगा 2009 का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। इस योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? इसका आंसर ए, बी, सी और डी सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मैच करना है। एक तरफ लेखक हैं और उनसे दूसरी तरफ उनसे संबंधित पुस्तक यानी लेखक और कौन सी उन्होंने पुस्तक लिखी है, इससे मैच करना है। तो E.F. स्मेकर की पुस्तक का नाम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल यानी, और एक का चौथा जेम्स लेवलॉक जो पुस्तक है उनकी पुस्तक का नाम है गोया अ न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ। A.F. क्रापा इनकी रचना का नाम है द टर्निंग पॉइंट, और रसल कार्सन की पुस्तक का नाम है द साइलेंट स्प्रिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग है, सूची है एक तरफ, उनसे संबंधित भी पुस्तक है। तो इसमें होगा आपका हार्वर्ड वारंडर की पुस्तक का नाम है द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हॉब्स, द थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन, ये का चौथा। फिर है एडमंड बर्ग, तो इसकी पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। फ्रांस की ये एडमंड बर्ग की बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है और प्रसिद्ध पुस्तक है ये। फिर है मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट, और ये भी फेमस रचना लिखा है इन्होंने, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन विद स्ट्रक्चर्स। फिर है लास्ट सेबी मैकफर्सन, तो द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, फिर मैचिंग है। देखिए गेल ऑम्वेडर की पुस्तक का नाम है दलित विजन्स, ठीक। और फिर है आपके के वीरमणि, इनकी पुस्तक का नाम है पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजीज, पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजीज, ये के वीरमणि की रचना है। और फिर है एन कुलस्वामी, तो इनकी रचना का नाम है पेरियार द सोशल साइंटिस्ट। फिर है एम.डी. गोलकृष्णन, पेरियार द फादर ऑफ द तमिल रेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ये भी मैचिंग है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, कि एजी फ्रैंक की पुस्तक का नाम है निर्भरता सिद्धांत उन्होंने दिया, डिपेंडेंसी थ्योरी। कार्ल डब्ल्यू ड्यूस, इनका है संचार सिद्धांत। मिखाइल गोर्बाचोव ग्लासनोस्ट यानी खुलापन, और मार्टिन कप्लान आपके सिस्टम थियरी दी है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सॉरी रिपीट हुआ है। फिर है एक तरफ देश और उनसे संबंधित भारत का विवाद, तो जो आपका चीन से किसका विवाद है, भूमि सीमा समझौता हुआ नहीं, आपका चीन का गलवान घाटी से संबंधित विवाद है। फिर है बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ है इसका, बी का। तीसरा पाकिस्तान पाकिस्तान का बगलिहार जल विद्युत परियोजना, और नेपाल का जो विवाद है कालापानी विवाद है। फिर यहाँ संशोधन है और किस सन में पास हुआ उनसे संबंधित। जो 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां 1976, 15वां 1963 और 38वां 1975 है। फिर मैचिंग है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसको। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 74 है फ्रेडरिक टेलर, इनकी रचना है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। फिर है पीटर ड्रकर, सॉरी जो फ्रेडरिक टेलर, इनका जो है मेंटल रिवोल्यूशन अपने सिद्धांत का नाम दिया। पीटर ड्रकर जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये कहते हैं। चेस्टर बर्नार्ड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और अब्राहम मैस्लो जो है मोटिवेशन से संबंधित हैं। मोटिवेशन की रचना का नाम है। फिर 75 ई गवर्नेंस एंड EGP न्यू ई गवर्नेंस ऑफ पॉलिसी है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। शिकायतों का निवारण ओम्बुड्समैन से संबंधित है। और शिक्षा का अधिकार RTE 2009। क्वेश्चन नंबर 66 है
क्वेश्चन नंबर 76, उदारवाद के विकास चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका नकारात्मक उदारवाद आया, उसके बाद सकारात्मक आया, फिर समतावादिता, फिर स्वेच्छातंत्रवाद। इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो उसकी पुस्तकें हैं उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर होगा ए बी और डी और सी। तो सबसे पहले एपॉलजी लिखा उसने, फिर रिपब्लिक, फिर स्टेट्समैन, फिर लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना की गई 1915 में, जहाँ से उन्होंने सत्याग्रह आश्रम या दांडी मार्च की शुरुआत की। फिर है गांधी जी का चंपारण, जो कि 1917 में संपन्न हुआ। फिर है गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1921 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित संविधानों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो संविधान बना आपका अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ, फिर उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड का संविधान बना, फिर है कनाडा का संविधान, फिर भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनके समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कौन सी घटना सबसे पहले हुई और सबसे बाद में हुई। तो सबसे पहले आपका बोल्शेविक क्रांति हुई 1917, 1920-21 में वर्साई की संधि, फिर आपका एक देश में समाजवाद, ये आपका स्टालिन के द्वारा दिया गया, और फिर नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता, ये सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले आपका विदेश नीति हुआ लुक ईस्ट पॉलिसी, फिर है गुजराल सिद्धांत, फिर है पोखरण द्वितीय, और फिर है लाहौर बस कूटनीति। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यानी कौन सा राज्य सबसे पहले पहले बना, फिर उसके बाद में कौन बना। तो हरियाणा का निर्माण 1 नवंबर 1966, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, फिर झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित प्रशासनिक सुधार समितियां आयोगों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका आएगा गोपाल स्वामी आयंगर समिति, फिर उसके बाद है गोरवाला समिति, फिर है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर सतीश चंद्र समिति है। लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका लोक प्रशासन का जो विकास है वो है आपका चरण पहला, राजनीतिक प्रशासन विभाजन 1887 से लेकर 1926। दूसरा चरण है प्रशासन के सिद्धांतों पर बल 1927 से 1937। तृतीय चरण है आपका प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती, यानी चुनौती का काल बोलते हैं इसको, 1938 से लेकर 1946 तक। और पांचवा चरण अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल 1947 से 70। फिर है पांचवा नवीन लोक प्रशासन एवं नवीन लोक प्रबंध या लोक परिप्रेक्ष्य 1971 से लेकर वर्तमान तक। क्वेश्चन 85 है, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका संघ लोक सेवा आयोग बना, फिर उसके बाद है केंद्रीय सतर्कता आयोग, फिर है भारत का 14वां वित्त आयोग, फिर नीति आयोग। क्वेश्चन 86 कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिष्य होता है। कारण क्या है, मैरी विल्सनक्रॉफ्ट ने अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमन में यह दलील दी कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
तो इसमें ए और आर दोनों कथन सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कथन देखिए, माउंटबेटन प्लान की घोषणा 13 मई 1947 को की गई थी। कारण 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन प्लान का समर्थन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में किया। तो इसमें जो माउंटबेटन प्लान है 13 मई 3 जून 1947 की घोषणा है, इसलिए कथन ये गलत है और कारण जो है इसका सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी ए असत्य है, आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 88, हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है। क्योंकि कारण देखिए, कथन द्वितीय, हॉब्स के प्रकृति के नियम स्वहित के विवेकपूर्ण के अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्यों का विधान करते थे और अनिवार्य थे क्योंकि इसकी आज्ञा ईश्वर द्वारा दी गई थी। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, सामाजिक संरचना, मूल्य और अभिवृत्तियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित हुई हैं। कथन द्वितीय, वैश्वीकरण में विभिन्न सामाजिक समूहों की सांस्कृतिक पहचान और उनके सामाजिक सौहार्द को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है। दोनों कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध अप्रवासन का उल्लेख किया है और नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिलाया। ये तो कथन था, कथन आपका सही है। लोकवाणी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना है जिनकी शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई थी। ये गलत है, तो इसलिए कथन सही है, कारण गलत है, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि पैराग्राफ से वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो सिलेबस से संबंधित है, घुमा फिरा के वैसे ही पूछा जाता है और ये आप कभी न कोई टॉपिक आप अपने सिलेबस में पढ़े रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका एनटीए-नेट पॉलिटिकल साइंस का दिसंबर 2020 और जून 2021 का प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर जिसको हमने सॉल्व किया। ये आपकी आगामी एनटीए-नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और फिर एक बार हम कहना चाहेंगे कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व कीजिए। एक बार नहीं, कम से कम एक पेपर को 2-3 बार सॉल्व कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, पाने के लिए चैनल पर लगातार आप बने रहिए। और हाँ, अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।